That long silence, शशि देशपांडे। दैट लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे का नॉवेल है, उपन्यास है। यह फेमिनिस्टिक उपन्यास है, स्त्रीवादी उपन्यास है। इसमें शशि देशपांडे ने एक जया की कहानी कही है और उसे भारतीय पृष्ठभूमि में कही है। जया एक लड़की है, एक पढ़ने वाली लड़की है। उसके पापा बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और उसके प्रति बहुत सारे सपने रखते हैं, लेकिन जया की पढ़ाई चल ही रही होती है, उसके पापा का निधन हो जाता है। तो जया की जो पढ़ाई में वृद्धि है, पढ़ाई में उसकी जो ग्रोथ है, वह अधूरी रह जाती है और उसी के साथ उसके पापा के सपने भी अधूरे रह जाते हैं। तो दैट लॉन्ग साइलेंस में जो फेमिनिज्म है वह भारतीय पृष्ठभूमि का फेमिनिज्म है और जया के द्वारा बहुत ही यथार्थ ढंग से उसे दिखाया गया है। तो आज दैट लॉन्ग साइलेंस का अध्ययन जया के माध्यम से करते हैं। जया। दैट लॉन्ग साइलेंस पब्लिश्ड 1988। यह उपन्यास शशि देशपांडे ने 1988 में छपवाया था, यानी दैट लॉन्ग साइलेंस 1988 में 1988 में छपा था। ऑथर शशि देशपांडे, बोर्न 1938। शशि देशपांडे 1938 में शशि देशपांडे का जन्म हुआ था। साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1990। 1990 में दैट लॉन्ग साइलेंस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी 88 में प्रकाशित होता है और 2 साल बाद ही उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि जब शशि जी 50 वर्ष की थी तो उन्होंने दैट लॉन्ग साइलेंस को प्रकाशित करवाया था। जया रेफर्स टू दिस suffocation of adjustment between herself and her ideas as the long silence। तो यह उपन्यास जो द लॉन्ग साइलेंस है, इसमें जया एडजस्टमेंट यानी अपने जो समायोजन है, अपने को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है, उसके मध्य जो एक दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो खालीपन आता है, जो रिक्ति आती है, उसी को यह लंबी चुप्पी या द लॉन्ग साइलेंस कहा गया है। यानी द लॉन्ग साइलेंस में वह द्वंद्व है जो कि जया की वास्तविकता और उसके समायोजन के कारण उत्पन्न होता है। हर नेम जया। अब उसका जया नाम क्या है? तो जया एक विक्ट्री है। उसके जो पिता थे, उसके जो पापा थे, वे चाहते थे कि जया हमेशा एक विजयी रहे, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जया रखा था। और बाद में शादी के बाद उसे सुहासिनी नाम दिया जाता है। तो जया उसके पिता ने रखा था और ये विक्ट्री का प्रतीक था। जया के पिता चाहते थे कि जया बहुत अच्छा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे और चैटफील्ड या एलिस प्राइज
जो एकेडमिक प्राइज होते हैं इनको जीते। जया's father wished that Jaya would win चैटफील्ड एलिस प्राइज। इसीलिए जया के जो पिता थे वे जया की सामान्य लड़कियों से दोस्ती पर खुश नहीं होते थे। वे कहते थे कि जया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत ही जीनियस है, उन्हें इन सामान्य लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाद में जया याद करती है कि उसके पापा के इन विचारों के कारण वह अकेली रह गई, उसके घनिष्ठ मित्र नहीं बन पाए। कॉन्वेंट एजुकेशन। जया को उसके पापा कॉन्वेंट स्कूल में प्रवेश कराते हैं, जबकि उसके घर वाले अन्य भाई बहन कन्नड़ माध्यम के स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जया को कॉन्वेंट एजुकेशन मिलती है, वो अच्छी इंग्लिश बोल पाती है और इस कॉन्वेंट एजुकेशन की पृष्ठभूमि के कारण जया जो भारत में स्त्रियों की दुर्दशा है उसे पहचान पाती है, क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेशन उसके लिए एक खिड़की का काम करती है और वो देखती है कि दुनिया में औरतें कैसे हैं और भारत में औरतें कैसे हैं, महिलाएं कैसी हैं, या भारत में स्त्रियों की कितनी ज़्यादा उपेक्षा है। कॉन्वेंट एजुकेशन और फ्लुएंट इंग्लिश के कारण जया का विवाह भी हो जाता है, क्योंकि जिस लड़के मोहन से जया का विवाह होता है उसने कॉन्वेंट एजुकेटेड और धड़ल्ले से इंग्लिश बोलने वाली लड़की की कल्पना अपनी भावी पत्नी के रूप में की थी। तो एक और जया कॉन्वेंट एजुकेटेड है, अच्छे से अंग्रेजी बोलती है, और दूसरी तरफ वो घर परिवार परंपराओं से दबी हुई भी है। तो उसके पापा का निधन हो जाता है, उसके जो बड़े भाई हैं उन्हें विदेश अमेरिका जाना है और वे वहाँ व्यवस्थित होने को भी सोचते हैं। तो वे जया की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पाना चाहते हैं, यानी वे चाहते हैं कि छोटी बहन की शादी हो जाए जिससे उनका बोझ उतर जाए। जयाज स्क्रू पल्स। अब जया कॉन्वेंट एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ही सोचती है और पारंपरिक परिवार में है, पारंपरिक जो है परिवेश में है, तो उसके बहुत सारी नैतिक हिचक होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्क्रू पल्स होते हैं कि वह कुछ और सोचती है और दुनियादारी में कुछ और सोचा जाता है। जैसे जया का हस्बैंड मोहन फ्रॉड करता है, लेकिन जया को ये बहुत ही अजीब सा लगता है। मोहन उतना परेशान नहीं है, उसे वह फ्रॉड उतना गलत नहीं लगता है, जबकि जया इतनी शर्मिंदा है कि वह डूब के मर जाना चाहती है। लेमिंग्स जानवर होते हैं जो कि डूब जाते हैं, डूबकर मर जाते हैं। तो एक नायर परिवार था जो कि जिसने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी अपने परिवार के साथ। जया इस फ्रॉड के कारण उसे इतनी बेइज्जती लगती है कि वो मर जाना चाहती है, जबकि मोहन नायर को बेवकूफ़ कहता है। उसे यह फ्रॉड इतना बुरा नहीं लगता है, जबकि फ्रॉड मोहन ही करता है और मोहन ज़्यादा इस फ्रॉड के कारण अलग थलग है
अपने ऑफिस में। जया फेल दैट पैम्परिंग अ हस्बैंड वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अ वाइफ। जया की वनिता मामी कहती हैं कि जब जया की शादी हुई थी तभी वनिता मामी ने कहा था कि हस्बैंड इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी छायादार वृक्ष जैसा हस्बैंड होता है। तो पति छायादार वृक्ष जैसा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे वृक्ष की की चिंता की जाती है, देखभाल की जाती है, वैसे पति की भी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन जया सोचती थी कि कभी कभी हम इतनी ज़्यादा देखभाल कर देते हैं कि पति जो है इतना पैम्पर्ड हो जाता है कि वह और उसका ये जो अत्यधिक देखभाल उसके यानी पत्नियों के हित में नहीं होती है। क्योंकि जया जहाँ रहती थी बचपन में तो एक लता थी, उसको ज़्यादा पानी दे दिया गया, ज़्यादा उसको खाद दे दी गई और वो लता सूख गई थी। पुअर मोहन डिप्राइव्ड ऑफ निप्पल। जया को लगता है कि जो पति होते हैं वो अपने पत्नियों पर इतना आश्रित हो जाते हैं कि उनकी उतनी ही देखभाल करनी पड़ती है जितनी बच्चों की या बेबी की देखभाल करनी पड़ती है। सिंपैथी फॉर द नेग्लेक्टेड डिस्टिट्यूट। जया को जो असहाय हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति होती है। तो जया के परिवार में एक लड़की कुसुम होती है, वो पागल सी क्रेजी हो जाती है, कोई उसे पसंद नहीं करता है। तो जया की उसके प्रति बहुत ही सिंपैथी, प्यार होता है। जया उसे अपने घर लाना चाहती है। शुरुआत में जया उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन उसके प्रति लोगों की यह अनसिंपैथेटिक, असहानुभूति रवैया देख करके जया उसे अपने घर लाना चाहती है। कुसुम को कोई नहीं पसंद करता है। मोहन जो कि जया का पति है वो भी कुसुम को नहीं पसंद करता है और कुसुम पागल, क्रेजी और कम दिमाग की हो गई है। तो वो जया से कहता है कि यदि कुसुम को लाओगे तो बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जया सोचती है कि यह लोगों का अंतिम अस्त्र होता है। जया चर्च गेट वाले एक अच्छे से घर में रहती है, यद्यपि दादर में भी उसका एक कम अच्छा फ्लैट है। चर्च गेट वाला फ्लैट सरकारी है। तो जया कुसुम को अपने पति के, अपने घर वालों के सभी की विचारों के विरुद्ध ले आती है दादर वाले घर में। बाद में कुसुम अपने बच्चों की बहुत याद करती है। कुसुम के बच्चे होते हैं और वह अपने घर जाना चाहती है, तो उसका भाई उसे ले जाता है और वहाँ उपेक्षा में, जो कि बच्चों के द्वारा भी उसे मिलती है, वह आत्महत्या कर लेती है। तो सिंपैथी फॉर द नेग्लेक्टेड डिस्टिट्यूट। रन कुसुम, चंदू मामा इज कमिंग। रन कुसुम, चंदू मामा इज कमिंग। कुसुम को इतना कम लोग पसंद करते हैं और जया के जो चंदू मामा होते हैं वे कुसुम को बिल्कुल नहीं चाहते हैं
और जब वो आते हैं तो कुसुम को भाग जाना होता है। एंगर अगेंस्ट द अपैथेटिक वंस, जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता है, यानी कि जो अपने मतलब के अलावा अन्य किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उनके प्रति जया को बहुत ही गुस्सा रहता है। एक बार जया और मोहन शाम को अपने फ्लैट में होते हैं। बाहर बहुत ही धीमी आवाज़ें आ रही होती हैं। एक आदमी एक औरत को डांट और पीट रहा होता है। मोहन जया से उस आदमी के प्रति गुस्सा प्रकट करता है, तो यह जया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जया चाहती है कि यदि कोई किसी को परेशान किया जा रहा हो तो समाज को, लोगों को उसके प्रति, अन्याय के प्रति गुस्सा आना चाहिए। जयाज इंटेलिजेंस, जया बहुत ही बुद्धिमान है। वह छोटी छोटी बातों को, मनोवैज्ञानिक बातों को समझती है और वह जानती है कि कौन सी बातें कहनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिए। एस्थेटिक टेंडेंसी, जया बहुत ही प्रदर्शन प्रिय नहीं है। यद्यपि सामान्य अच्छे ढंग से रहना उसे बहुत पसंद है, लेकिन वह मोहन की तरह शोबाजी में, प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखती है। चर्च गेट वाले घर में मोहन ने बहुत सारे ट्रॉफीज लगा रखी थीं, बहुत सारे प्रदर्शन की चीज़ें रख रखी थी, तो जया को उनको साफ करना पड़ता था, उनको ढंग से लगाना पड़ता था और इस तरह उसका बहुत सारा समय व्यय होता था। जब फ्रॉड वाले घटना के बाद जया को दादर वाले घर में आना पड़ता है और वहाँ पर वे सारे ट्रॉफी, वे सारे शो वाली चीज़ें, सारे ग्लास वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो जया को खुशी होती है। अब घर में ज़्यादा सामान नहीं है और काम भर का सामान है, तो बेमतलब जया के कई घंटे जो खर्च होते थे वे नहीं होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जया सामान्य सुख सुविधा नहीं चाहती थी। जया की दादी यानी अज्जी, वे बहुत ही सामान्य ढंग से रहती थीं। वो चटाई पर सो जाती थीं, तो जया उस ढंग से नहीं है, लेकिन बेमतलब की प्रदर्शन प्रियता उसके अंदर नहीं है। डिसलाइक फॉर इंडिफरेंस, जो एक इंडिफरेंस होता है, उदासीनता होती है, जया उसे नहीं पसंद करती है। वह अपने घर परिवार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, यद्यपि उसके जो रिश्तेदार हैं, निकट रिश्तेदार हैं, वह उससे उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है कि वो उसका सहयोग कर सकें। ए प्रोडक्ट फॉर परमिसिव सोसाइटी, जया उस समाज की है जहाँ पर औरतें सब चुपचाप सह जाती हैं और उसको यही शिक्षा दी गई है, लेकिन जया बाद में सोचती है कि वह हर चीज़ को चुपचाप जैसे सहते आई है वैसे नहीं सहेगी। यदि गलत है तो उसका वो प्रतिरोध करेगी और अपने स्तर पर भी करेगी, और धीरे धीरे यह प्रतिरोध एक सामाजिक स्तर पर भी जाएगा और लंबे समय में स्त्रियां उन बंधनों से मुक्त होंगी जिस पितृसत्ता के बंधन में वे बंधी हुई हैं। चेंज ऑफ
आइडेंटिटी। अब जया, जो कि एक चुपचाप थी, जो एक पितृसत्ता को बिना कुछ कहे स्वीकार कर रही थी, उसमें परिवर्तन करने का उसके अंदर साहस आ गया है। लव फॉर द फैमिली। जया अपने परिवार को बहुत ही प्यार करती है, यद्यपि वो पाती है कि उसका लड़का राहुल, उसकी लड़की रति उसके प्रति अब वो उपेक्षा दिखा रहे हैं। वे अपनी सुख सुविधा चाहते हैं, लेकिन जया के प्रति वो चिंतित नहीं होते हैं। फिर भी सारे भारतीय पेरेंट्स की तरह, माँ पिता की तरह, जया भी अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित है। एक क्रूसेडर। उपन्यास के अंत में जया ये संकल्प लेती है कि अब वह अपने और मोहन के मध्य ये लंबी जो चुप्पी है वो नहीं आने देगी। वह उन बातों का विरोध करेगी, अपने दृष्टिकोण को प्रकट करेगी और वो आशा करती है कि यह भावना समाज में भी जाएगी और लंबे समय में परिवर्तन आएगा, क्योंकि परिवर्तन थोड़ा धीरे धीरे आता है और पितृसत्तात्मक जो प्रवृत्ति है वो कम होगी या समाप्त होगी। थैंक यू, धन्यवाद।